और दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका जेएमडी एकेडमिक पॉइंट में। अभी पिछले कुछ समय से हम भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति के दौर के एक प्रमुख कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके परिणाम देखे और देखा कि कैसे बाबरी मस्जिद एक राजनीतिक मसला या मुद्दा बनता चला गया और कैसे उसका एक ऐतिहासिक समाधान 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया, जिसको दोनों ही संप्रदायों ने बखूबी अपना भी लिया, मान भी लिया, स्वीकार भी कर लिया। आज हम उसी से संबंधित एक सांप्रदायिकता का मुद्दा और कैसे वो एक राज्यगत राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग बना, इसको लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं ये जो मसला था, ये मसला भी कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद के ही परिणामों का एक रूप माना गया था और उसी की वजह से एक बार फिर भारत में जो सांप्रदायिकता है और जो धर्मनिरपेक्षता तथा जो लोकतंत्र के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो दोबारा से खड़े होने शुरू हो गए थे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों गोधरा कांड। कौन सा? गोधरा कांड। हाँ, 2002 यानी गुजरात में जो गोधरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो साबरमती एक्सप्रेस में एक बॉगी में आग लगी थी, जिसमें काफ़ी संख्या में जो कार सेवक थे, हिंदू तीर्थयात्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद अचानक से अगले ही दिन उस राज्य में, गुजरात में बड़े स्तर पर एक दंगा देखने को मिला। ठीक है, और उसका परिणाम ना सिर्फ गुजरात तक था बल्कि पूरे देश में एक बार फिर से वो यादें ताज़ा हो गई जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ताज़ा हुई थी या जो 1984 सिख दंगे के आसपास देखने को मिला। ठीक है, कुल मिलाकर राज्य में हिंसा का माहौल बन गया, स्थिति बिगड़ के एकदम उभर कर सामने आई। तो ऐसी ही परिस्थिति में बहुत ज़्यादा भारत में फिर से धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के जो प्रश्न चिन्ह हैं उभर कर सामने आ गए। तो आज का हम यही मुद्दा लेकर चलेंगे, जिसका नाम है गोधरा कांड 2002। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि गोधरा कांड या गोधरा दंगा 2002, ये 27 फरवरी 2002 की बात है, जब गोधरा रेलवे स्टेशन पे साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में जो हिंदू तीर्थयात्री, ठीक, या हिंदूवादी जो लोग थे, जब वो अयोध्या से वापस आ रहे थे तो उस दौरान अचानक से बोगी नंबर X6 में आग लग जाती है और इस आग में लगभग 57 से ज़्यादा जो कार सेवक हैं वो झुलस जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, उस मृत्यु के कारण बड़े स्तर पर स्थिति जो है राज्य में ख़राब हो जाती है और जो हिंदूवादी लोग हैं वहाँ के राज्य के, उनका ये मानना हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा है या जो ये जो घटना है इसको मुस्लिम समुदाय द्वारा अंजाम दिया गया है और ये बाबरी मस्जिद का कहीं ना कहीं एक क्या है, प्रतिरूप है या एक परिणाम के रूप में उन्होंने इसको समझा। और कुल मिलाकर 28 फरवरी 2002 को मुस्लिम विरोधी दंगा गुजरात में शुरू हो गया। क्यों हो गया गुजरात में शुरू? क्योंकि जो हिंदूवादी लोग हैं राज्य के, उन्होंने ऐसा माना कि ये जो घटना है, ये जो आग लगाई गई है, ये मुस्लिम समुदाय द्वारा एक प्रकार का बदला है जो बाबरी मस्जिद के आधार पर उन्होंने लिया है। इसलिए इन लोगों ने सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय के इसका कारण माना और उनके खिलाफ एक राज्य में मुस्लिम विरोधी दंगा शुरू हो गया। दोस्तों, दंगा इतना बड़ा था कि बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई और इसमें लगभग 1200 से ज़्यादा जो लोग थे वो मारे गए। 800 से ज़्यादा मरने वाले लोगों में मुस्लिम समुदाय के लोग थे और शेष जो लोग थे वो हिंदू समुदाय के लोग थे। कुल मिलाकर 2500 से ज़्यादा जो लोग थे वो घायल भी हुए। ये इतनी एक कह सकते हो खराब परिस्थिति, एक प्रतिकूल परिस्थिति राज्य में पैदा हो गई थी कि जो सीएम थे तात्कालीन, जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो तात्कालीन गुजरात के सीएम थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भी स्थिति को संभालने में कहीं ना कहीं परेशान या विफल साबित हुए। ठीक है, तो दंगा पूरे राज्य में फैल चुका था। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार थी और देखते ही देखते जो परिस्थिति प्रतिकूल होती जा रही थी। इसी दंगे के कुछ ही समय के अंतर्गत अब दंगा रोकने के लिए कुछ प्रमुख उपाय भी किए जाने लगे। कुछ ऐसे उपाय, कुछ ठोस कदम, कुछ जांच आयोग, ये सारी गतिविधि शुरू हो गई ताकि दंगा रोका भी जाए और दंगे की स्थापना या दंगे की शुरुआत के कारणों को भी ढूंढा या पता लगाया जाए। तो अभी जो हमने 4 से 5 बिंदु पढ़े हैं, ये दंगे की शुरुआत, दंगे का रूप और दंगे में मरने वाले लोगों की संख्या का एक हमने प्रतिरूप देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे गुजरात दंगों के बाद में
जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रही, जिसमें परिणाम भी आ जाएंगे, जांच आयोग भी आ जाएगा और देखते देखते दंगों में गिरफ्तार लोग और उनको क्या सज़ा दी गई, ये भी एक पूरे का पूरा रूप सामने आएगा। तो गुजरात दंगों के बाद की प्रक्रिया में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसने कुछ प्रमुख कार्य गुजरात में करने की कोशिश की। सबसे पहला काम ह्यूमन राइट्स का क्या होता है, सीधा सीधा लोगों को बचाना, और लोगों को बचाने के लिए गुजरात में उस समय क्या जरूरी था, हिंसा या दंगों को रोकना। हिंसा और दंगे को रोकने की एक भरसक प्रयास NHRC द्वारा किया गया। गुजरात के CM नरेंद्र मोदी पर NHRC ने आरोप लगाया कि वो हिंदूवादी मानसिकता को समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दंगाई हैं उनको भड़काने या उनके समर्थन में नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। गुजरात के CEC, जो गुजरात स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको कहा गया NHRC के माध्यम से कि गुजरात में कुछ समय के लिए चुनावों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कुछ ही समय में उसी साल 2002 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे, परंतु दंगे की परिस्थिति के कारण वो गुजरात के विधानसभा चुनावों को कुछ अस्थायी समय के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रयास थे जो NHRC के माध्यम से किए जा रहे थे। इसके अलावा राज्य सरकार ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गुजरात सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ पोटा लगा दिया। अब ये कौन से दंगाई थे, ये दंगाई उनको कहा गया जिन्होंने ट्रेन की बोगी में आग लगाई थी। ठीक है, जिन्होंने 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगाई थी, उन दंगाइयों के खिलाफ पोटा लगा दिया गया। पोटा क्या होता है दोस्तों, तो आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसे 2002 में संसद ने पास किया था। इसका उद्देश्य यही था कि देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, खास तौर पर जो 2001 में संसद पे हमला हुआ था आतंकवादी, उसके बाद ध्यान में रखकर ही इस पोटा को बनाया गया था। और ऐसी कोई भी गतिविधि जो आतंकवाद से संबंधित होती है उसमें गिरफ्तार व्यक्ति को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है और फिर उस पर केस या जो भी प्रक्रिया है वो चलाई जाती है। तो पोटा लगाया गया और इस पोटे के द्वारा जितने भी ट्रेन में आग लगाने वाले दंगाई हैं उनको ढूंढा गया, उनको पकड़ा गया, आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन क्योंकि केंद्र में भी सरकार थी, तो केंद्र की सरकार ने, कौन सी केंद्र की सरकार, बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 25 मार्च 2002 को केंद्र की सरकार ने राज्य के दंगाइयों पर लगाया गया पोटा प्रावधान हटा दिया। लेकिन 2003 में जब गुजरात में फरवरी में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो एक बार फिर इसमें बीजेपी जीती और बीजेपी ने जीतने के बाद तुरंत ही जो पोटा कानून है गुजरात में लागू कर दिया। इसी के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अप्रैल 2002 में CM नरेंद्र मोदी को दंगों पर निष्पक्ष कार्य या राजधर्म का पालन करने की सलाह दी गई। अब क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी थी, राज्य विधानसभा जीतकर राज्य में बीजेपी थी, तो दोनों ही मसलों पर जो केंद्र की बीजेपी सरकार थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दंगों पर निष्पक्ष कार्य करने तथा एक CM के राजधर्म के पालन करने संबंधित कर्तव्यों की बात बताई। ठीक, और ये कहा कि जाति, धर्म, वंश, रंग आदि को छोड़कर आपको निष्पक्ष कार्य करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से गतिविधि और आगे बढ़ती चली गई। और जैसा कि अभी हम आगे देख रहे हैं, दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए, दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग बनाया गया। ये जो जांच आयोग है ये नानावटी शाह की अध्यक्षता में बनाया गया 6 मार्च 2002 को। मकसद सीधा सा था कि गुजरात में गोधरा जो कांड हुआ है बेसिकली वो क्यों हुआ है और जो दंगे भड़के उसका कारण या उसका जिम्मेदार कौन है। ठीक, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये जो जांच आयोग है बनाया गया था। किसके तहत? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, 2006 में इस नानावटी शाह की अध्यक्षता वाले आयोग ने UPA 1 यानी जो यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस थी, जो कांग्रेस गठबंधन की पहली सरकार 2004 से 9 में बनी थी, और इसके प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उनको इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि जो दंगा था एक सोची समझी प्लानिंग थी, अर्थात वो प्री प्लान था, वो पूर्व नियोजित था। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि अनुमान भी ये लगाया जा रहा था कि दंगा जो किया गया है बेसिकली जो ट्रेन की बोगी में आग लगाई गई थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का एक बदला या रिवेंज के तौर पर लिया गया कार्य है। अगले में देखा हमने कि UC बनर्जी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी और बन गई।
अब ये यूसी बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसके रेल मंत्री थे लालू यादव। तो लालू यादव को केंद्र सरकार की कैबिनेट के द्वारा एक सलाह दी गई कि एक जांच आयोग बनाया जाए और उस जांच आयोग के निर्माण को लालू यादव ने तय किया और यूसी बनर्जी उसके अध्यक्ष बने उस जांच आयोग के। काम इनका भी यही था कि पता लगाना है कि जो दंगे हुए हैं बेसिकली गुजरात में गोधरा कांड के द्वारा, वो सब बेसिकली हुए क्यों हैं, उसके कारण क्या हैं। इस कमेटी ने माना कि रेल के कोच में S6 में जो आग लगी थी वो किसी बाहर के बंदे ने नहीं की, उसका कोई अलग कारण है। यानी उन्होंने बाह्य तत्वों का उस आग के मामले में शामिल होना, शंका होने की उम्मीद को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस जांच आयोग को गुजरात हाई कोर्ट ने टोटली क्या कर दिया, गैर संवैधानिक और अवैध बता दिया। क्यों? क्योंकि इनका कहना था, गुजरात हाई कोर्ट का कहना था कि पहले से ही नानावती शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गोधरा कांड या दंगों के संबंध में कार्य कर रहा है, तो इसका कोई काम नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने इसको अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और नानावती शाह आयोग को ही वैध माना जो दंगे संबंधित कार्य को देख रहा था। ये सारी घटनाएं कुल मिलाकर हमने देखी कि जो अयोध्या के परिणाम स्वरूप गोधरा कांड गुजरात में हुआ है उसके लंबे एक काल के रूप में ये सामने उभर कर आई। इसी बीच अभी पीछे कुछ सालों पहले 2011 में फरवरी के महीने में एक विशेष अदालत द्वारा जितने भी आरोपियों को दंगे में गोधरा विवाद में पकड़ा गया उनमें से 63 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया। 31 आरोपियों को दोषी साबित करते हुए 31 में से 22 को उम्र कैद तथा 11 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस प्रकार जो गोधरा कांड है उसके जितने भी आरोपी उनको सज़ा दे दी गई। मामला यहाँ पर सज़ा तक ख़त्म हो गया। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो NHRC है उसने गुजरात में दंगाइयों का समर्थन करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था। उसी के खिलाफ उसी के संबंध में पिटीशन भी, उनके खिलाफ याचिकाएं भी गई थी, उनके खिलाफ केस भी, शिकायत भी दर्ज हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ जो केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिट गठित की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये तब गठित की जाती है जब कोई विशेष मुकदमे को तुरंत सॉल्व करना होता है और उसकी विशेषता जांच करनी होती है। तो ये सिट विशेष जांच आयोग गठित किया गया। इस टीम के जो अध्यक्ष थे या जो इसके मुख्य थे वो थे CBI के पूर्व डायरेक्टर RK राघवन। इन्होंने पूरी जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि वाकई में नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में गोधरा कांड में दंगा आरोपियों के साथ थे या नहीं। और फाइनली उनकी रिपोर्ट के आधार पर 2012 में तत्कालीन गुजरात CM मोदी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंगा आरोपों से बरी कर दिया गया। उनका किसी भी तरीके से दंगा में शामिल होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। तो दोस्तों ये जो पूरी की पूरी वीडियो है, ये पूरी की पूरी वीडियो गोधरा कांड की है, अर्थात एक ऐसे कांड की है जिसने भारत में सांप्रदायिकता की जड़ को 21वीं शताब्दी के पहले दशक में शुरू कर दिया। वो सांप्रदायिकता जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी, अब 21वीं शताब्दी के पहले दशक की शुरुआत में ही ये सांप्रदायिकता दोबारा उभर कर सामने आ गई। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि भारत में सांप्रदायिकता ना सिर्फ दो धर्मों के बीच में दरार पैदा करती है बल्कि कुछ राजनीतिक मकसद वाले लोगों के लिए वोट बैंक का एक बहुत बड़ा कारक भी बनती है, जिसके आधार पर वे अपनी जीत और हार को भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इससे भारत की लोकतंत्र की गरिमा को भी नुकसान पहुंचता है और जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं उनको भी चोट पहुंचती है। ठीक है, तो अभी हमने धार्मिक अस्तित्वता के आधार पर राजनीति के इन सभी चरणों को पढ़ा, जिसमें धर्म, सांप्रदायिकता और वोट बैंक, ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आई। बाबरी मस्जिद विध्वंस और अब गोधरा कांड। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।